प्रस्तावना में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन व्हाई में थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और इसके डेवलपमेंट की हल्की सी चर्चा करेंगे, और जो नीड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है वो टू द पॉइंट होगा। लेकिन यदि आप इस दोनों को मिला देंगे तो नीड और फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस दोनों हो जाएगा, लेकिन हमने अलग अलग लिया उसके रीजन से। सो इट इज़ more general in nature, that is need is more specific in nature. This general and that specific together is the need and importance of economics of education, and you can understand it, you can pick it as your own. So why economics of education? ये प्रश्न के माध्यम से अपने आप में स्पष्ट है कि शिक्षा का अर्थशास्त्र क्यों, क्या जरूरत है इसकी। So as a new discipline, economics of education got its identity during 1950। वहाँ भी आपने 20वीं शताब्दी देखा था, मध्य लगभग हो गया 1950 के आसपास एक नए डिसिप्लिन के रूप में इसको आइडेंटिटी मिली। मेनी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, जिसमें एडम स्मिथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है। मार्शल को भी जाना होगा आपने, अल्फ्रेड मार्शल। और फिर जीएस मिल। वैसे और भी अर्थशास्त्री है, एक दो की चर्चा आगे आएगी जो यहाँ नहीं है चर्चा। तो इस तरह से मेनी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल and J.S. Mill spoke many things about public investment on education। मतलब पब्लिक एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करना, सरकारी तंत्र की शिक्षा पे ज़्यादा खर्च करना, लेमैन की तरह समझे तो एक एस्पेक्ट है कि स्पोक, ये लोगों ने, इनके अलावा और कई लोगों ने, सबका नाम यहाँ नहीं है, दीज वेयर दी फ्रंट लीडर। और एक दो नाम है जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीधा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पे कहा, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एजुकेशन। आप शिक्षा में इतना खर्च करते हैं तो उससे मिलता कितना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ह्यूमन तो है ही, इसको पूंजी बनाना, मतलब इसको शिक्षा दे के योग्य बनाना, निपुण बनाना, कुशल बनाना, जिसपे आजकल हमारा राष्ट्र बहुत काम कर रहा है, कौशल विकास पे। कई सारे मंत्रालय कौशल विकास की योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत बड़ा जोर है इस पे, और ये इसलिए कि आप, दिस इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड, तो इसीलिए वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड बना दे, दैट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन। तो ये तीन आदमी ने बहुत कुछ कहा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन मतलब सरकारी खर्चा बढ़े, शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है वो कितना दे रहा है लौटा के, और फिर क्या ज़रूरत है मानव संपदा को विकसित करने का, एक्सेट्रा, ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी। मतलब ये तो 1950 के आसपास इकोनॉमिक्स। आगे आएगा एक नाम, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, 18-19 20 सदी में। 18वीं में थोड़ी बहुत चर्चा होगी, अब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का रिलेशन रिवोल्यूशन वगैरह से जोड़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह से, और आगे है भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग में। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर से मिल रहा है तो वो ग्रोथ माना जाएगा, डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, कैसे उसको आगे देखेंगे। तो इन तीन मुख्य अर्थशास्त्रियों के साथ साथ कई अर्थशास्त्रियों ने इस बात पे बल दिया कि काम करने की ज़रूरत है पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन के कंसेप्ट पे, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एजुकेशन के कंसेप्ट पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कंसेप्ट पे। और इन्होंने 18वीं 19वीं सदी में कुछ और अर्थशास्त्रियों के साथ साथ इस तथ्य की चर्चा की। बट ओनली बाई 1950s economists started emphasis on education
and its relationship with factors like economic growth, economic distribution, economic educational finance etc. मतलब लेकिन ये 1950 के आसपास की घटना हुई जब शिक्षा के क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों ने उनके रिलेशनशिप को जानने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया और मुख्य रूप से शिक्षा के फिनांस की बात की। टुडे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन स्टूड एज ए सेपरेट एंड इंडिविजुअल डिसिप्लिन हैविंग इट्स ओन एंटिटी। अभी ये भी हाल की घटना है कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को आपके एमएड पाठ्यक्रम में डाला गया है, तो ये भी अपने आप में आपको ये बताता है कि ये कितना नया विषय है। मनोविज्ञान तो आप लगता है आपको याद भी नहीं होगा कब से पढ़ा, हमने भी पढ़ा, फिलोसफी हमने भी पढ़ी, सोशियोलॉजी हमने भी पढ़ी व्हेन आई डिड माय एमएड इन 1990, लेकिन उस समय इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत विदेश से जो कंपैरेटिव एजुकेशन का, विदेशी शिक्षा वगैरह का जो कंसेप्ट था वो था, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन नहीं था और ये अभी कुछ दिन पहले इसको ऐड किया गया है। तो ये इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना नया है और कितना काम हुआ है इसमें। इन दी 1960s, देखिए अब यहाँ एक इकोनॉमिस्ट का अवतरण होगा। इन दी 1960s इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन प्रोपगेटेड बाय सुल्ज, LTZ, ये बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में। 50-63 इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन प्रोपगेटेड बाय सुल्ज 1963 बिलीव्ड पीपुल एज प्रोड्यूसर, और ये माना कि पीपुल जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन का कंसेप्ट, एंड कंज्यूमर्स कंज्यूम करता है एजुकेशन के रिसोर्स का। सो बिलीव्ड पीपुल एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स invested in themselves to enhance their capabilities, and the largest investment in human capital was schooling, क्योंकि स्कूलिंग करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये भी कहा कि ये एजुकेशन जो है वो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसको कंज्यूम करते हैं लोग। इसलिए कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से आप खाना नहीं खाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो आपके ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और आज जब हम लोग नॉलेज सोसाइटी के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, न केवल व्यक्ति के विकास के लिए, समुदाय, समाज, राष्ट्र और फिर मानवता के विकास के लिए। और फिर कहा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल वाज स्कूलिंग, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, सरकारी खर्चे पर शिक्षा। और ये रिकमेंडेशन कोठारी वगैरह का है, और उसी आसपास में कोठारी जी का भी रिकमेंडेशन था 64 to 66। उससे पहले तो राधा कृष्णन कह चुके थे, द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज अंडरगॉन चेंजेस व्हिच हैव पुट ह्यूमन कैपिटल एट द सेंटर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज दुनिया ये मान बैठी है कि मानव ही सबसे पावरफुल है, और यदि वो एजुकेटेड है तो और पावरफुल होता है। और जिस कंट्री, जिस समुदाय, जिस समाज के पास जितना ज़्यादा एजुकेटेड व्यक्ति होगा वो उतना ही धनी होगा, उतना ही रिच होगा, उतना ही उसके पास कैपिटल होगा। सो द ह्यूमन कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट। और कैपिटल डजंट मीन जनसंख्या, ह्यूमन रिसोर्स। Globalization and technological changes have enhanced the capacity of human capital to acquire higher technical knowledge and promptly respond to changes. इतनी सारी विधाएं आ गई हैं। हम ही लोग बहुत कठिनाई का सामना कर रहे थे जब कोविड के दरमियान ऑनलाइन पढ़ाना था। बहुत सारे मीडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कैसे ऑपरेट होगा। वी लर्न, इट वॉज ए ग्रेट चैलेंज। और अब दिन प्रतिदिन बहुत सारे मशीन आ गए, उस मशीन को लर्न करना, उसका इम्प्लाई करना,
ये भी कितना टेक्निकल एस्पेक्ट है। हर आदमी हर मशीन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। कुछ इतने सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो सब जगह अवेलेबल भी नहीं है और उसको यूज़ करने वाले लोग कम हैं। आप यदि हॉस्पिटल में भी जाएंगे, कहीं बहुत सारा टेस्ट आप देखेंगे कि वो आँख का ओसीटी टेस्ट आपको कराना है, एक खास आदमी आएगा वहीं करेगा। तो दिस इज ऑल ड्यू टू एजुकेशन। So this advancement has further enhanced the status of human capital to be even more crucial in the production process. मतलब प्रोडक्शन में भी एजुकेशन का, ह्यूमन कैपिटल का इतना रोल हो गया है। यदि स्किल्ड मैन पावर है, यदि एजुकेटेड मैन पावर है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ह्यूमन ग्रोथ ज़्यादा होगा और फिर मटेरियल ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। दी अर्ली स्टडीज ऑफ बेल्च, ये भी एक नाम है इस सेंस में, बेल्च 1970, हालांकि इनका काम 75 जैसा है कुछ। सो बेल्च, द अर्ली स्टडीज ऑफ बेल्च 1970 एंड सुल्ज के साथ सुल्ज का भी काम। फिर यहाँ तो इन्होंने जो कंसेप्ट कहा उसकी चर्चा की, यहाँ सुल्ज ने दूसरी बात कही 1975, मतलब बेल्च 1970 एंड सुल्ज 1975 प्रूव्ड दैट, प्रूव कर दिया, एजुकेशन हेल्प इन एडजस्टिंग टू डिसइक्विलिब्रियम ड्यू टू प्राइसेस, टेक्नोलॉजिकल और एलाइड चेंजेस एंड देयरबाय इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इन्होंने अपने थ्योरी की मदद से, जो इकोनॉमिकल थ्योरी इन्होंने डेवलप की, उनकी मदद से कहा कि जो एजुकेशन है वो हेल्प करता है एडजस्ट करने पे कि जो असंतुलन है प्राइस का, उसको स्टेबल करने में, और फिर टेक्नोलॉजिकल और एलाइड चेंजेस के कारण जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको, और फिर प्रोडक्टिविटी में मतलब प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल है। ये बेल्च और सुल्ज की थ्योरी के से निकल के आया कि इट इज़ हेल्पफुल इन ऑर्डर टू मैनेज नॉट ओनली एजुकेशनल, नॉट ओनली इकोनॉमिकल डिसइक्विलिब्रियम बट अदर टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अभी भी आप देखते हैं प्राइस राइज होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी वगैरह का कंसेप्ट है, कितने परसेंट अब लोग हैं खर्च कर सकते हैं कि नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, नहीं इस पे तो सब्सिडी मिलनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत लोग को खाने की दिक्कत हो जाएगी, एंड लाइक दैट। सो ऑल दीज आर द अफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन टुडे। सुल्ज ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक नाम बाद में बताऊंगा, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, और इसी से पता चल रहा है कि कैसे महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसीलिए इसको पकड़ के रखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन व्हाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विद्वान लोग ही कह रहा है, और उन्हीं के माध्यम से मैं भी आपको कह रहा हूँ कि व्हाई इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। सो सुल्स ह्यूमन कैपिटल थ्योरी which was largely based on self-employed workers, जो अपने नौकरी दे के अपने को उन्होंने काम शुरू किया, established the relationship between education and productivity। मतलब उन्होंने काम किया किस पे, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को प्रोपाउंड करने से पहले रिसर्च किया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स पे, और एक रिलेशनशिप एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी के बीच में एस्टेब्लिश किया। ऑब्वियस है कि इसका निष्कर्ष क्या रहा होगा, आप गेस कर सकते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, अदरवाइज तो थ्योरी डेवलप नहीं ना होगी। इसके लिए तो थ्योरी डेवलप नहीं होगी कि ज़्यादा एजुकेशन हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। सो एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हुए सुल्ज ने एक थ्योरी डेवलप की सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स पे रिसर्च करके कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, और ये कहा कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। कंसेप्ट लाइक, अब यहाँ कुछ हमने ऐड किया है, उसमें थोड़ी सी चर्चा हमने की भी थी। कंसेप्ट्स लाइक नॉलेज सोसाइटी,
and knowledge is power have strengthened the branch of educational studies that is economics of education। और ये सोच चाहे वो व्यक्ति की बनी हो, समाज समुदाय की बनी हो, राष्ट्र की बनी हो या मानवता की बनी हो कि ज्ञान ही शक्ति है और एक समाज जो ज्ञानी हो, इसकी संकल्पना, और इस संकल्पना ने भी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को बल दिया है, इसके महत्व को बढ़ाया है और इस तथ्य पे जोर दिया है कि नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को व्यापक ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन हैज जनरेटेड द नीड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। और एक बात और कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव तो आप हैं, मानव में आपने जन्म लिया, बताओ आपका आईक्यू बहुत हाई है, आप डिस्ट्रैक्टर हो गए, जैसा कि सीरियल वगैरह में देखता है, सीरियल किलर हो गए, आपको किसी ने रिलीजियस फैनेटिसिज्म का शिकार बना दिया, आप गलत काम करने में जुट गए, तो फिर क्या हुआ उसका? मानव समुदाय संपदा का कैसा इस्तेमाल हुआ? वो इस्तेमाल नहीं, शिक्षा देके उनको, और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अर्थशास्त्रीय शिक्षा, मानवीय गुणों के विकास की शिक्षा भी, आप मानव के लिए काम करें इसकी शिक्षा भी। सो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन हैज जनरेटेड द नीड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एक तो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की आवश्यकता, किसकी मदद से? शिक्षा की मदद से, और इसने शिक्षा के अर्थशास्त्र के महत्व को और बढ़ा दिया है। मैन पावर प्लानिंग थ्रू एजुकेशन डिमांड्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का ही है, मैन पावर प्लानिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। टीचर चाहिए कितना? मैथमेटिक्स का इतना है, इतना ही, कैसे होगा? कोई उपाय कीजिए। नहीं, मैं अभी अब सोशल साइंस वाला ड्रॉप करिए थोड़े दिन के लिए, उतना शिक्षक मेरे पास है, जल्दी से तैयार कीजिए। राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, एमएड में सीट बढ़ गई, क्योंकि ज़्यादा टीचर चाहिए, और टीचर ज़्यादा चाहिए तो टीचर एजुकेटर ज़्यादा चाहिए। आई लाइक दैट। तो जोड़ देना, मैन पावर प्लानिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा इंजीनियर, अब इंजीनियर उतना नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए। किस फील्ड में? हाँ, न्यूरो साइंस वाला ज़्यादा चाहिए, ठीक है, भेजिए, यहाँ पढ़ाई नहीं है, अमेरिका भेजिए, सरकार देगी पैसा, क्यों देगी? मैन पावर प्लानिंग। सो मैन पावर प्लानिंग थ्रू एजुकेशन डिमांड्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये पढ़ा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन तभी तो इन्वेस्टमेंट की बात जानी, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैज इमर्ज्ड as an important aspect of academic research and analysis। और इसीलिए अब चाहे वो न्यूपा के माध्यम से हो, एनसीईआरटी के विभिन्न विभाग और टीचर एजुकेशन विभाग की मदद से हो, इस सब पे व्यापक काम हो रहा है, खास के नीपा में। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, इसीलिए वहाँ देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, बहुत सारे अलग अलग तरह के विभाग हैं। हमारे महाविद्यालय की तरह वहाँ विभाग उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, जनरल नेचर का, वो थोड़ा स्पेसिफिक नेचर का है। सो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड एनालिसिस। मतलब अब ये है कि ये क्षेत्र, हालांकि यहाँ तो इन लोगों ने भी बताया, वेल्च और सुल्ज ने, फिर ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, तो रिसर्च तो की शुरुआत वहाँ से हो गई, नाउ इट हैज़ स्पीड अप, तो उसमें भी काम हो रहा है। एकेडमिक रिसर्च एंड एनालिसिस भी एजुकेशन और इकोनॉमी के रिलेशनशिप पे हो रहा है, लिहाजा ये महत्वपूर्ण विषय था और हुआ है और आगे होता चला जाएगा। एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प टू नो हाउ जीएनपी, अभी हम लोगों ने शुरू में चर्चा की भी थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आर रिलेटेड टू एजुकेशन और एजुकेशनल स्टेटस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मतलब जीडीपी बढ़ता है एजुकेशनल स्टेटस से, एजुकेशन से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। यदि बढ़ता है तो कैसे
भारत का इंजीनियर भारत में पढ़ के अमेरिका चला जाता है और वहाँ से अपनी कमाई का एक लंबा हिस्सा भारत को भेजता है, और तब वही जीडीपी में जुटता है और जीएनपी का आकार लेता है, और इसीलिए जीडीपी से जीएनपी ज़्यादा हो जाता है। कितना बाहर से आया और क्यों आया? तो ज़्यादा लोगों को शिक्षित करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। कुछ लोग अपने बच्चे को बहुत कुछ कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ाते हैं, पढ़ा के वो क्यों पढ़ाते हैं? दिस इज ऑल ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कि ज़्यादा पढ़ जाएगा, ज़्यादा स्किल्ड होगा, ज़्यादा विद्वान हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा सर्जन में बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा वकील हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा प्रोफेसर हो जाएगा। तो फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, सो देयर इज ए रोल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज it helps to grow GNP and GDP and make one capable to establish a relationship between education, GNP, GDP and like that. Passive resources, that is physical capital, जितने भी कैपिटल है, आपके पास बहुत लकड़ी है, क्या करिएगा? जला दीजिए। नहीं, इसको काट के रखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, उसी तरफ इशारा है, जितने भी फिजिकल। So passive resources, that is physical capital, are utilized by active resources, that is human capital. मतलब ये human capital है जो जितने भी physical capital है उसका सही इस्तेमाल करता है। And quality of education has its bearing on the enrichment of the human capital. Human capital का enrichment भी संभव है quality of education से। यह तथ्य आपको कौन बताता है? शिक्षा का अर्थशास्त्र। लिहाजा यह महत्वपूर्ण है। The impact of the human factor on all the productive activities is so intense and pervasive. The study of approaches to development and enrichment of the quality of manpower, especially through education, has emerged as an important concern of academic research and analysis. थोड़ी सी चर्चा हमने वहाँ भी की थी। इसी को कंक्लूड करते हुए कि मैन पावर में इन्वेस्टमेंट, उसकी स्टडी, उसका इनरिचमेंट, उससे डेवलपमेंट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ये आजकल एक वर्निंग इशू है, वर्निंग टॉपिक है इवन रिसर्च का। लिहाजा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एज ए कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड नाउ इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्टडी. So this is all about this part in which we learn शिक्षा का अर्थशास्त्र, और शिक्षा का अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इसमें अध्ययन होना चाहिए, और उसके बहुत सारे हमने कारण बताया। कि जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था, इस भाग में शिक्षा के महत्व और उसके इम्पोर्टेंस की चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर करेंगे। और आपने देखा कि इन तीन महानुभावों के अलावा हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, फिर वेल्च की बात की, सुल्ज की बात की, और सुल्ज का कंट्रीब्यूशन, यदि अब तक जितने भी अर्थशास्त्री हम लोगों ने देखे, इधर हाल में यदि कोई अर्थशास्त्री इवोल्व किया हो, इनका कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन हो, दैट आई कांट से, तो सुल्ज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डायरेक्शन में। और इन्हीं महानुभावों के प्रयास के फलस्वरूप आम लोगों ने शिक्षा के अर्थशास्त्र के महत्व को समझा, और यह धीरे धीरे महत्वपूर्ण हुआ, और आज और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इतना महत्वपूर्ण कि आपके बीएड के वर्तमान पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड शिक्षा का अर्थशास्त्र क्यों, क्या इसकी खासियत है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसे आवश्यक विषय के रूप में शिक्षा के विद्यार्थी को पढ़ा जाना चाहिए, जानने समझने का प्रयास किया. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर दिस पार्ट. थैंक यू.